जय हिंद। मैं के गुरु आज निबंध लेखन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश जो राज्य लोक सेवा आयोग है, MPPSC है, या आप किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या फिर आप संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो निबंध का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे फिर वो MPPSC में हो या UPPCS में हो या फिर वो UPSC में हो, वो किसी भी स्तर के अगर परीक्षाएं हैं, राज्य स्तर की या केंद्र स्तर की, तो उनमें जो निबंध का पेपर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर विद्यार्थियों का इसके प्रति दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक होता है कि निबंध लिख लेंगे या चलो ठीक है हो जाएगा निबंध, तो ऐसी जो अवधारणा रहती है वो कहीं ना कहीं हमारे नंबरों को कम कर देती है। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, ये 4 GS के पेपर, उसके बाद आप PSC में एक भाषा का पेपर पढ़ते हैं, 5वां हिंदी का, उसके बाद 6वां पेपर आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन मध्य प्रदेश की अगर हम स्पेशल बात करें MPPSC की, तो 100 नंबर का आता है। अब इसके कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम 100 नंबर को पहले बांट लेते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, कितने अंक, कितने शब्दों का हमको लिखना पड़ता है। 100 अंक का पूरा पेपर आता है और ये पेपर होता है आपका 6वां। इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो आता है 50 अंक का, और इसमें आपको एक निबंध लिखना पड़ता है और वो भी लिखना पड़ता है आपको 1000 शब्दों का। जो प्रश्न दूसरा आता है यह होता है 25 अंक का, और ये आपको इसमें भी एक निबंध लिखना पड़ता है 250 शब्द का। और सेम इसी प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा होता है। ये जो मैंने अभी बताया ये 2020 के पहले का सिलेबस है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि 2020 के बाद जो मेंस होने वाले हैं, 2019 लास्ट मेंस है, इसके बाद जो भी प्री और मेंस होंगे वो नए सिलेबस पर आधारित होंगे। तो ये पुराना सिलेबस क्या कहता है? ये कहता है कि 50 अंक का निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा आपके पास होगी 1000 शब्द। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में भी आपको एक निबंध लिखना है जिसमें 250 शब्द होंगे। वो इसी तरह प्रश्न नंबर तीसरा होगा, वो भी 25 अंक का होगा और उसमें भी 250 शब्द होंगे। मतलब 1000, 250, 250, 500, मतलब टोटल शब्द हमारे पास कितने हो गए? 1500। शब्द लिखने हैं। अब यहां पर लिखने का ही एक समस्या नहीं है, समस्या ये भी है कि हम उसको अच्छा कैसे लिखें। निबंध पूछता क्यों है? कोई भी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय जो प्रशासनिक परीक्षाओं की जो तैयारी बोर्ड कराता है और जो भर्ती निकालता है, उनका एक क्या उद्देश्य क्या होता है कि वो निबंध पूछते हैं। तो एक तो उनका उद्देश्य हम समझ लेते हैं कि वो निबंध क्यों पूछते हैं। दूसरा, हम एक विद्यार्थियों के लिए निबंध के पेपर से क्या लाभ हैं हम वो भी समझ लेते हैं। तब हमें दोनों समझ लेंगे, फिर हम ये विषयों को समझेंगे कि किस किस प्रकार के विषय हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछले टॉपिक क्या रहे हैं, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बस आप जुड़े रहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ है। विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ है कि निबंध लिखने से उनको क्या लाभ, क्या मिल सकता है। तो हम इनके लाभ पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट को क्या लाभ हो सकता है? तो यहां पर स्टूडेंट को निबंध के पेपर से 2 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
एक तो होता है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ। मेरे कहने का उद्देश्य यहां पर यह है कि एक लाभ तो ऐसा होता है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूसरा लाभ एक ऐसा होता है कि जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा लेकिन उसमें अंतर्निहित अवश्य होता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष लाभ पर बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ निबंध के पेपर के क्या हैं कि ये नंबर देता है। अगर आपने थोड़ी सी कौशल विकसित अपने अंदर कर ली तो ये नंबर देता है और आप बहुत अच्छे नंबर 100 में से यहाँ 65, 66 या 70 तक नंबर आते हैं, आप ला सकते हैं। दूसरा इसका लाभ क्या है कि इसकी अलग से तैयारी नहीं करनी। तो ये प्रत्यक्ष लाभ आप हमारे विद्यार्थियों को ये है कि इसकी कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी, मतलब अलग से कोई ऐसे आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ने जिससे कि आप निबंध तैयार कर सकें। तो निबंध कैसे तैयार होते हैं कि 4 आप जीएस के पेपर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भाषा का पेपर और साहित्य का अगर आपने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया तो आप निबंध को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। बस आपको निबंध की विशेषताएं और अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए ये चीज की जानकारी बस हो जाए तो वहां से आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं और अलग से तैयारी नहीं, मतलब जो हमारे पास 60 से 70 नंबर हमारे पास मिलते हैं ये हमको बिल्कुल इतनी गहन तैयारी ना करने के बावजूद भी हमको प्राप्त हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? अप्रत्यक्ष लाभ ये है कि आपको एक अवसर देता है निबंध। आप कहोगे कैसा अवसर देता है? तो ये अवसर ऐसा देता है कि आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने नियंत्रण में रखकर प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होता है आपको। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है कि जब आप पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर आप करते हैं तो आप इसमें केवल वही लिख पाते हैं जो वो पूछ रहे हैं। जितना उन्होंने पूछा है आप वही लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए उसमें टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। टाइमिंग का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आप उसमें यहाँ वहाँ भागने का प्रयास भी नहीं कर सकते। आप विषय से बिल्कुल बंधे हुए होते हैं और निबंध लेखन में आप विषय से बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक अवसर देता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने आपने अपने ज्ञान को नियंत्रण करके रखा है और किसी विषय को आप किस प्रकार समझा सकते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ हमें क्या होता है कि हम जितने भी रचनात्मक हैं वो प्रदर्शित करने का जो मौका मिलता है, तो रचनात्मकता प्रदर्शित करने का जो मौका मिलता है वो केवल हमें 6वें पेपर में ही मिलता है, अर्थात निबंध में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा और किसी पेपर में नहीं होता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रचनात्मक और पेपर में हो नहीं सकते, आप वहां बंधे हुए हैं। लेकिन यहां पर आपको खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, इसलिए आप यहां पर रचनात्मक जो गतिविधियां आपके अंदर हैं उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं और आपको एक अवसर देता है कि अपने ज्ञान को नियंत्रण में रखकर आप विभिन्न आयामों पर किस प्रकार दृष्टि रखते हैं। प्रत्यक्ष लाभ मैंने बता दिया कि नंबर देता है, ये विद्यार्थियों को सीधा लाभ है, क्योंकि हमें भी लगता है सिलेक्शन लें और ये पढ़ाई से छुटकारा मिले, कौन पढ़ना चाहता है। तो हमें नंबर देता है और एक अच्छे नंबर दे सकता है जिससे हमारा जो रैंक है वो बढ़ सकता है। मतलब सिलेक्शन तो आपके आगे के 5 पेपर आपको दिला देंगे, लेकिन रैंक के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए चौथा, 5वां और 6वें पेपर को अच्छा करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में 6वां पेपर है निबंध का जो आपको अच्छे नंबर देता है। तो ये तो विद्यार्थियों के लाभ थे। अब हम बात करते हैं हमारे आयोग पर। तो आयोग को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? पता है सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने ये आती है कि विद्यार्थी हमेशा इस समस्या में रहते हैं कि हम निबंध कैसे लिखेंगे, हम एकदम सटीक निबंध कैसे लिखें। तो आपको बता दूं कि सटीक निबंध कोई भी नहीं लिख पाता, सटीक निबंध कोई भी नहीं लिख पाता और ना ही पीएससी को
ना ही पीएससी को हमसे अपेक्षा रहती कि हम बिल्कुल सटीक लिखें, क्योंकि हर किसी की विचारधारा, व्यक्तिगत जो मूल्य हैं वो सबके अलग अलग हैं, इसलिए व्यक्तिगत विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सटीक, बहुत ही ज्यादा सटीक बिल्कुल वही लिखें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है और स्वतंत्र अभिव्यक्ति हर किसी की अलग अलग होती है। तो वो हमसे अपेक्षाएं क्या करता है, तो देखते हैं कि पीएससी से, एमपीपीएससी स्टूडेंट से क्या अपेक्षाएं करता है। क्या अपेक्षाएं करता है। तो पीएससी क्या अपेक्षाएं हमसे करता है, हम देखते हैं। तो सबसे पहली वो अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी दिए गए विषय के अत्यधिक निकट पहुंच जाए। मतलब हमने जो विषय उनको दिया है वो उस विषय के अत्यधिक निकट पहुंचकर लिखे, पूरा निकट पहुंच जाए, उसके पास पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उस प्रसंग को समझ जाएं जिस प्रसंग और संदर्भ में उनने आपसे वो सवाल पूछा है। उन्होंने जो निबंध पूछा है उसका विशेष परिस्थितियों में कोई ना कोई संदर्भ और कोई ना कोई प्रसंग अवश्य होता है। वो किस प्रसंग में पूछा जा रहा है उस प्रसंग को समझना आवश्यक है। अगर विद्यार्थी उस प्रसंग को समझ जाता है तो वो उसके अत्यधिक निकट पहुंच जाए, बस यही अपेक्षा आपसे हमारा बोर्ड करता है, हमारा आयोग करता है। और क्या अपेक्षाएं हमसे करता है, तो हमसे वो अपेक्षाएं दूसरी करता है कि जहां तक हो सके अपने निबंध को संक्षिप्त रखिए। अब विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन तो यही ये होने लगेगा कि अभी तो आप कह रहे थे कि 1000 शब्द हैं और आप अब यहां कह रहे हैं कि संक्षिप्त लिखिए। तो संक्षिप्त का यहां मतलब क्या है, तो देखो संक्षिप्त का यहां मतलब है कि आप ऐसा ना करें कि शब्द सीमा जितनी दी गई है उससे कम करें, क्योंकि सर ने कहा था संक्षिप्त रखिए। संक्षिप्त का यहां मतलब है कि आप जो भी उसमें बात बता रहे हैं उसमें अनावश्यक बातों का समावेश ना करें, उसमें अनावश्यक बातों का समावेश ना करें। जितना उस प्रसंग से संबंधित है उन्हीं बातों को वहां पर लिखें, फालतू की वहां पर स्टोरी नहीं बनाएं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हमको निबंध की कोई विषय समझ में नहीं आता तो हम स्टोरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और हमारी ये सोच रहती है कि चेक क्या हमारी किताब, हमारी कॉपी को इतना अच्छी तरह से चेक करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और क्या है हमसे उनकी अपेक्षाएं हो सकती हैं, तो हमसे और अपेक्षाएं होती हैं कि सशक्त लिखें। सशक्त का मतलब होता है कि आप में भटकाव ना हो। भटकाव मतलब कि आप अपने विषय से भटके नहीं। और अगली क्या अपेक्षा हमसे वो रखते हैं, तो वो लिखते हैं कि सटीक होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली मतलब चेकियर पर वो प्रभाव छोड़े कि हाँ बंदे ने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है। तो ये अपेक्षाएं हमसे हमारा बोर्ड करता है, आयोग करता है कि एक विद्यार्थी होने के नाते एक विद्यार्थी एक निबंध को इस प्रकार से लेगा और इस प्रकार से लिखेगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं ये क्या था कि ये स्टूडेंट से अपेक्षाएं करता है कौन? आयोग। तो अब स्टूडेंट को आयोग की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो उसको क्या करना है कि एक विषय के अत्यधिक निकट पहुंचना है, अपनी बात को अनावश्यक बातों के साथ प्रदर्शित नहीं करना है, सशक्त मतलब भटकाव नहीं होगा, सटीक और प्रभावशाली। अब मैं इनके सबके आपको उदाहरण देके भी बताऊंगा और कैसे कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, बस थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। आप धैर्य बनाए रखिए, हम फिर इनको डिस्क्राइब भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो ये तो पीएससी का स्टूडेंट से जो अपेक्षाएं थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम अच्छे निबंध को लिखने से पहले समझ लेते हैं कि विषय किस किस प्रकार के निबंध में आते हैं। तो विषय देखते हैं कि किस किस प्रकार के हमसे पूछे जा सकते हैं।
अब हम विषय पर चर्चा करते हैं। तो विषय किस किस प्रकार के हमसे पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दो प्रकार के विषय पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है मूर्त विषय और दूसरा निबंध लेखन आता है अमूर्त विषय पर। दो प्रकार के निबंधों के सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला आता है मूर्त विषय। अब मूर्त विषय क्या होता है? तो मूर्त विषय कुछ समझ लेते हैं क्या होता है। हमने पेपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 पेपर पढ़े। तो मूर्त विषय कहता है कि ऐसे विषय पर हमसे निबंध लिखने को पूछते हैं वो कहीं ना कहीं इन विषयों से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसकी जानकारी आपने ली है, जिसको आपने पढ़ा है। सर उदाहरण दे दीजिए। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि इसका उदाहरण कैसा हो सकता है मूर्त जो विषय है उसका। तो सबसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ का एक विषय रहा है पीएससी का, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। ये है मूर्त विषय। अगर मैं किसी विद्यार्थी से कहूं कि इस पर निबंध लिखें तो विद्यार्थी अच्छा एक निबंध लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि इसको हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर चौथे पेपर में हमने पढ़ा हुआ है, हमने पॉलिटी में भी इसको पढ़ा हुआ है, सेकंड पेपर में भी हमने इसकी बात की है। तो भ्रष्टाचार समस्या और समाधान सब ने पढ़ा हुआ है और सब इसको बता सकते हैं। ये है मूर्त विषय। अब लेकिन सब तो इसको बता सकते हैं, अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन निबंध कोई विद्यार्थी इस पर कैसे लिखेगा उस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो ये मूर्त विषय था। तो मूर्त विषय क्या कहता है कि विद्यार्थी जो पिछले पेपरों में जो अध्ययन कर चुके हैं उसी का एक बिंदु बनाकर वो आपसे निबंध के रूप में पूछ लेगा, वो मूर्त विषय है। और इसकी हमें अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। अगर हम पिछले पेपरों को अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया है, उनको समझकर पढ़ा हुआ है, तो हमें मूर्त विषयों पर आए जो भी निबंध हैं उनको लिख लेते। अब अगला हम समझते हैं अमूर्त विषय। तो अमूर्त विषय को समझने के पहले मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। अमूर्त विषय कैसा होता है? अमूर्त विषय होता है जिसको स्पष्ट रूप से ना पढ़ा हो, जिसको स्पष्ट रूप से ना पढ़ा हो। तो अमूर्त विषय क्या है? तो जिसको स्पष्ट रूप से हमने ना पढ़ा हो, मतलब सीधा सीधा हमने उसका अध्ययन कभी नहीं किया, लेकिन हाँ वो मूर्त विषयों के अंतर्निहित विषयों के साथ चले हों, तो उनको अमूर्त विषय कहते हैं। मतलब यहां पर रटने वाला जो व्यक्ति होता है वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है, यहां पर आकर वो धराशायी हो जाता है। धराशायी क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने तो रटा है। भ्रष्टाचार क्या था ये रट लिया, नियम क्या थे वो रट लिए, कौन कौन से आयोग बने वो रट लिए, ये सारी चीजें उसने रट ली। और अमूर्त विषय को हम स्पष्ट रूप से कभी पढ़ते नहीं है तो रटने का सवाल ही नहीं हुआ। तो वो कहां से आते? वो आते हैं चिंतन से, अभ्यास से, कि आपने क्या अभ्यास किया, आपने उस विषय को समझा क्या है। अब आप कहोगे सर इसको एक उदाहरण देके बता दीजिए। तो इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अमूर्त विषय कैसा होता है। और जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ये पूछा गया है। उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य और जीवन मूल्य
में द्वंद्व। ये है अमूर्त विषय। उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य और जीवन मूल्यों में द्वंद्व। अब यही से समस्या उत्पन्न होती है कि विद्यार्थी इसको समझ ही नहीं पाता कि हमसे पूछ क्या रहे, क्यों क्या रहे हैं और हमको लिखना क्या है। इसलिए आयोग कहता है कि आप इस विषय के निकट पहुंचिए। अब ऐसे जो निबंध है, अमूर्त निबंध हैं, वो कैसे किए जाएं? तो अमूर्त निबंधों को कैसे करना है, अच्छा कैसे लिखना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अमूर्त निबंध को देखने से ऐसा लगता है कि हम इसमें शुरुआत कहां से करें, क्या लिखें, कैसे इसको लिखें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दो प्रकार के निबंध हमसे पूछे जाते हैं। अब एक तीसरे प्रकार का निबंध पूछा जाता है। वो तीसरे प्रकार का निबंध क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये दो निबंधों की चर्चा हम कर चुके, अब हम तीसरे प्रकार के निबंध की चर्चा कर रहे हैं। ये तीसरे प्रकार का जो निबंध होता है वो होता है मूर्त प्लस अमूर्त। अब आप कहोगे सर ये कैसा है? तो ये मूर्त प्लस अमूर्त ऐसा होता है कि जिसमें मूर्त विषय भी होता है और उसमें अमूर्त विषय को सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब उसमें दो चीजें होती हैं, एक मूर्त होता है और एक अमूर्त होता है। उन दोनों को मिक्सअप करके, मिश्रित करके एक नया विषय तैयार कर दिया जाता है और उस नए विषय को हमको बताना होता है। अब कैसे बताना होता है तो देखते हैं इसका कैसे आता है। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। ये भी आपके पिछले पेपर में आया हुआ है। गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील चिंतन। अब आप कहोगे कि हमें सर आधा तो समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। यही है मूर्त और अमूर्त। अब इसमें से आपने स्पष्ट रूप से क्या पढ़ा है? गांधीवादी दृष्टिकोण तो स्पष्ट रूप से आपने पढ़ा हुआ है कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रगतिशील चिंतन नहीं पढ़ा कि प्रगतिशील चिंतन क्या था। तो ये अमूर्त यहां पर रख दिया और मूर्त यहां पर रख दिया और इन दोनों को पूछ लिया। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनमें अंतर पूछा है, समानताएं पूछी हैं, क्या पूछा है। तो ये भी एक समस्या है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि सबसे पहले वो निबंध के विषय को चयन करें। अब निबंध के विषय को कैसे चयन करेंगे, क्या करेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो यहां तक जो मैंने आपको समझाया है, इससे मुझे लगता है कि आप ये बात तो समझ चुके हैं कि निबंध किस किस प्रकार के पूछते हैं और आयोग हमसे क्या चाहता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आयोग हमसे क्या चाहता है, तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो क्या रहेगी कि आयोग जो हमसे पैमाने मांग रहा था, जो अपेक्षाएं कर रहा था, हम उसको देने का प्रयास करेंगे। और जब हम उसको देने का प्रयास करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो भी हमको नंबर देने का प्रयास करेगा, अच्छे अंक देने का प्रयास करेगा। वो अगर वो हमें अच्छा अंक देता है तो सीधी सी बात है कि हमारी लाइफ सुधरेगी, हमें जॉब मिल जाएगी, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो अगले हम बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अब अगला बिंदु देखो हमारे पास क्या है। तो ये तो निबंध के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अगला हमारा बिंदु है
कि आयोग का निबंध पूछने का उद्देश्य। आप लोगों ने बहुत बार निबंध पढ़ा होगा, तो आप निबंध में पढ़ते हैं कि तीन शब्द आते हैं। एक आता है व्हाई, मतलब क्यों। दूसरा आता है व्हाट, मतलब क्या। और तीसरा आता है हाउ, मतलब कैसे। इन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, इनको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें है। जैसे एक कैसे, ये समझ रहे हैं हम, सॉरी क्यों, हमसे क्यों पूछा गया, तो पूछने का उद्देश्य, हमसे क्यों पूछा जा रहा है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उनको अपनी भाषा में अलग करके पढ़ लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको जो निबंध लेखन की कला सिखा रहा हूं, जरूरी नहीं कि दुनिया की सबसे बेस्ट कलाएं हों या दुनिया का सबसे अच्छा समझा रहा हूं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना आपको अच्छा दे सकूं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये ओपन सीरीज निबंध की रहेगी, तो हम इस पर निबंध पर ही चर्चा करते रहेंगे। तो पूछने के क्या उद्देश्य हैं, तो उसका उद्देश्य देखते हैं। हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, अब उद्देश्यों पर हम नजर रखते हैं कि उद्देश्य हमसे क्या क्यों पूछता है आयोग। तो पहला है आपके ज्ञान को परखने के लिए, आपकी नॉलेज को जानने के लिए, ज्ञान को परखने के लिए कि किसी विषय पर आपने कितना गहन चिंतन किया हुआ है। तो उस ज्ञान को परखने के लिए निबंध का पेपर पूछता है, मतलब उनका पूछने का उद्देश्य यही होता है। दूसरा, बुद्धि कौशल। अब बुद्धि कौशल का अर्थ क्या होता है, तो बुद्धि कौशल का अर्थ होता है कि आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान पर आपका नियंत्रण कितना है। आप कहोगे सर ज्ञान पर नियंत्रण करके क्या फायदा है, ज्ञान पर कौन नियंत्रण करता है, आदमी तो चाहता है कि ज्ञान बढ़े। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्ञान जब बढ़ने लगता है, वो अगर उसको नियंत्रण नहीं किया तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, वो है रावण। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान पर नियंत्रण नहीं रहा। तो यहां पर आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप नियंत्रण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इसको कहता है बुद्धि कौशल। उसको अपने तरीके से बांधने की क्षमता। जैसे क्रोध हर व्यक्ति को आता है, क्रोध हर व्यक्ति को आता है, लेकिन हर व्यक्ति उसको नियंत्रण नहीं कर पाता। जो नियंत्रण कर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो नियंत्रण नहीं कर पाता वो ऐसी जगह भी अपने कुछ अशब्द बोल चुका होता है जहां उसको नहीं बोलना चाहिए, अर्थात वो अपने जीवन को बर्बाद कर चुका होता है। इसलिए हर भाव पर, आपकी हर प्रतिक्रिया पर आपका नियंत्रण कैसा है ये भी आयोग देखना चाहता है, क्योंकि आपको प्रशासनिक अधिकारी बना रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जहां आपको क्रोध आएगा, जहां आपको कोई प्रबंधन करना है, जहां आपको भावनाओं पर नियंत्रण करना है। तो अगर आप अपने ज्ञान पर नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात इसका कारण है कि आप उन चीजों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि आप एक सफल प्रशासक बनेंगे। दूसरा, तीसरा जो आप समझ चुके हैं, प्रसंग, कि आप किसी विषय के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। किसी विषय के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं, ये है प्रसंग। दूसरा प्रसंग में आता है किस उद्देश्य से वो विषय पूछा गया है। किस उद्देश्य से वो विषय पूछा गया है। अगर आप इन दोनों के नजदीक पहुंच पा रहे हैं तो बस यही पूछने का उनका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी कितने नजदीक पहुंच रहे हैं।
अगला क्या है? तो अगला है व्यवस्थित। ये क्या है व्यवस्थित? तो व्यवस्थित का अर्थ है कि आपके पास जो ज्ञान था आप उसको कितना व्यवस्थित लिख पा रहे हैं, मतलब कहाँ चीज आनी चाहिए कहाँ नहीं आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जब मैं कॉपी चेक कर रहा होता हूं निबंध का, तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी को काफी आता है उस विषय के बारे में, लेकिन उससे गलती हो गई। क्या गलती हुई कि जब वो भ्रष्टाचार के कारण लिख रहा था तो वो एक कारण भूल गया, और जब वो समाधान करने लगा तो उसने वहां पर वो कारण को लिख दिया। अब उससे पूछा गया कि भैया कारण तो तुम ऊपर लिख चुके हो, अब आपने समाधान में वो कारण क्यों लिखा? तो प्रतिक्रिया ये आती है, सर हमें याद था, और फिर वो बिंदु छोड़ते तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको समाधान में लिख दिया। ये गलत हो गया। आप अगर कारण लिख रहे हैं तो कारण में ही लिखेंगे, और समाधान लिख रहे हैं तो केवल समाधान लिखेंगे। अगर कोई बिंदु गलती से छूट गया है तो फिर उसको छोड़ ही दो। वो अगर आपने वहां जगह है आप वहां लिख सकते हो तो वहीं पर लिखें। अगर आप दूसरी जगह लिखेंगे तो उसका गलत प्रभाव, गलत इंपैक्ट चेक ईयर पर पड़ेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बिखराव ना हो, व्यवस्थित लेखन हो। वो आपसे ये चाहते हैं, और आपसे क्या चाहते हैं? तो अब जो आपसे चाहते हो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या महत्वपूर्ण है। और वो है बहुआयाम। ये बहुत ही मुख्य उद्देश्य उनका होता है विद्यार्थियों से पूछने का, बहुआयामी होना। बहुआयामी होने का मतलब क्या होता है? तो बहुआयामी मतलब होने का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी किसी विषय को, जो विषय दिया गया है उसको कितने तरीकों से, कितने आयामों से समझा सकता है, कितने आयामों से समझा सकता है। आपके अगर पहले के पेपरों की बात करें तो उसमें आप बहुआयामी नहीं हो पाते। बहुआयामी इसलिए नहीं हो पाते, उसमें एकल आयामी ही रहते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो आप बंधे हुए हैं। वहां आप जैसे अर्थव्यवस्था का प्रश्न लिख रहे हैं तो उसमें भूगोल को या इतिहास को शामिल नहीं कर सकते, और यदि आप किसी संवैधानिक या पॉलिटी पर आप लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें हिंदी को शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन निबंध एक ऐसा विषय है कि जहां पर आप बहुआयामी हो सकते हैं, मतलब सामाजिक भी जा सकते हैं, राजनीतिक भी जा सकते हैं, आर्थिक भी जा सकते हैं, और ऐतिहासिक भी जा सकते, और साहित्यिक भी हो सकते। मतलब एक ही विषय में आप इतने प्रकार से उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो यहां बहुआयामी आप कितने हैं, उनका ये दृष्टिकोण आपके प्रति रहता है कि विद्यार्थी बहुआयामी कितना है। क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो आपको बहुआयामी होना पड़ेगा। वहां पर बहुआयामी होने से बहुत अधिक फायदे प्राप्त होते हैं सरकार को, क्योंकि आपकी दृष्टि हर नजरिए से सही रहेगी। अब बहुआयामी तो है हम, लेकिन हम उसको लिख कैसे रहे? तो किसी विषय को बहुआयामी होने से क्या होता है, कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनके पास कोई निबंध का प्रश्न आया, सवाल आया, और उसमें उन्होंने पूछा कि बाल श्रम कारण और निवारण। अब आपने कारण देना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5, तो आपने जो कारण दिया क्या वो सत्य है? क्या वो सत्य है? पता ही नहीं। तो बहुआयाम आप हो, अच्छी तरीके से बहुआयामी होने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप जो तर्क वहां पर देंगे उसका उदाहरण जरूर दिया करें, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो तर्क दिया है वो वहां पर तर्क सही है या गलत है,
ये यहां पर उदाहरण से ही पता चलता है। और अगर हम उदाहरण नहीं दे सकते तो वहां पर हमारा तर्क देना गलत ही सिद्ध होता है, तर्क का कोई अर्थ नहीं होता। अब मैंने कहा आप इतने प्रकार से बहुआयामी हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक या साहित्यिक चीजें कोई जानकारी हो। तो मैंने कहा था कि आप इतने प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ही प्रकार से होंगे। कोई विद्यार्थी क्या करेगा, बहुआयामी होकर एक विषय पर इतने प्रकार से अपने तर्क दे देगा। कोई होगा कि जो इतने तर्क नहीं आते। तो आपको इस दशा में क्या करना है, तो आपको इस दशा में करना है कि जिसको लगता है कि उसके पास तर्क अधिक हैं तो वो अधिक तर्क दे दे, और अगर जिसको लगते हैं कि उसके पास कम तर्क हैं तो वो क्या करे कि 4-5 तर्कों को अच्छी तरीके से डिफाइन कर दे, व्याख्या कर दे। और जिसको लगते है उसके पास तर्क अधिक हैं तो वो तर्क ही तर्क दे दे, व्याख्या ज्यादा ना करे। लेकिन जिसके पास कम है वो उतने के अच्छी तरीके से व्याख्या कर दे। तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि आप बहुआयामी बन जाइए। तो आपका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि उस विषय को आप हर दृष्टिकोण से देख सके। अब चूंकि बहुआयामी इतने प्रकार से होना हर विषय में संबंध नहीं होता, लेकिन हाँ, एक से अधिक दृष्टिकोण हर विषय के लिए होते हैं निबंध में, कि आप एक से अधिक दृष्टिकोण उस निबंध के प्रति रख सकते हैं। इन सारी चीजों का जो मैंने अभी बताया है उनका कोई महत्व नहीं बचता अगर आप अगले जो बिंदु को नहीं समझ पा रहे या उसको आप उनको नहीं दे पा रहे। तो उनका अगला उद्देश्य होता है कि आप उनको कितना पहुंचा पा रहे हो। अगर इस चीज को आप कितना अपने विषय को, आप जो बहुआयामी हुए, आप प्रसंग के निकट पहुंचे, आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, बुद्धि कौशल को अपनाया, आपने वहां पर व्यवस्थित लेखन किया, ये सारी चीजें की, लेकिन अगर आप उसको उन तक सरल शब्दों में, सरल भाषा में अगर पहुंचा पा रहे हो, ये तभी मूल्यवान है। और अगर आप चेकियर के पास, परीक्षक के पास वो चीजें नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इन सभी चीजों का होना या ना होना कोई मतलब का नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सरल भाषा में हम उस चीज को चेकियर के पास पहुंचा सकें। कैसे? तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें सीधा कहते हैं, जब मशीन की परिभाषा आती तो एक सीधा सीधा बोलता है और दूसरा रटी हुई परिभाषा बोलता है। तो वहां सीधा कहा जाता है कि पूछना क्या चाहते हैं, आप पूछना क्या चाहते हैं, तो वही सरल भाषा। कई लोग विद्यार्थी तो इस डिप्रेशन में ही रहते हैं कि मेरी भाषा पर पकड़ नहीं है। कई तो यही सोचते कि हम लिखेंगे कैसे, हम तो अच्छे शब्द हमें आते नहीं है, दूसरे के तो देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं, भारी भरकम शब्द लिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा जितनी सरल होगी, जितनी सुगठित होगी, उतना अच्छा है। मतलब वो जो पूछना चाहते हैं उनको वो मिल जाए, सरल शब्दों में मिल जाए, बहुत अच्छा है। तो उस पर आप चिंतन ना करें कि हमारी भाषा कैसी है। अगर आप वो जो पूछ रहे हैं उसको आप दे पा रहे हैं, बस यही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और अगला क्या मांगते हैं? तो अगला बिंदु मांगते हैं लेखन शैली, राइटिंग स्किल। लेखन शैली। अब कई बार विद्यार्थी इसी वजह से परेशान रहते हैं, किसी की हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है, किसी की ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहां पर हैंडराइटिंग का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हैंडराइटिंग कैसी हो कि समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए बस। अर्थात हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको समझ ले कि आपने लिखा क्या है। ऐसी ना हो कि उस पर चिंटियां रेंग रही हों। तो हैंडराइटिंग को लेके अपने दिमाग में अधिक चिंतन मत रखना।
अपनी कमजोरियों को याद करके नकारात्मक मनोवृत्ति बना लेना ये गलत है। आप अपनी ताकत को पहचानिए और उस ताकत को, आपकी जो मजबूती है उसको अपनी ताकत और हिम्मत बनाकर सकारात्मक रखिए। सबसे बड़ा यही कारण है कि हम नकारात्मक हो जाते हैं और उसमें नंबर कम हो जाते हैं, हमें जो आ रहा होता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये होता है आयोग का पूछने का उद्देश्य कि वो आप में क्या क्या देखना चाहता है, और इन चीजों को देखने के बाद ही वो आपको नंबर वहां पर देता है। अब नंबर एक बात इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने निबंध को कितना अच्छा लिखा। तो आज तो मैंने अभी आपको यह बताया कि उसके पूछने का उद्देश्य क्या होता है। पूछने का उद्देश्य ये है। अब हम इस उद्देश्य को कितना फिल कर पा रहे हैं, ये हमारी जवाबदारी है, हमारी आंतरिक जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरा फिल करें। पूरा नहीं तो बहुत हद तक तो फिल करें ही उनके उद्देश्यों को। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हम एक अच्छा निबंध लिखकर अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं विद्यार्थियों को एक पहले संदेश देना चाहता हूं। निबंध, अच्छे निबंध को पढ़ाने से पहले, अच्छे निबंध की विशेषताएं बताने से पहले, कैसे प्रस्तावना लिखी जाए, कैसे मुख्य भाग मतलब बॉडी लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, उन सब चीजों से बताने से पहले, जो मैंने बहुत बार देखा है विद्यार्थियों में, कई बार कॉपी चेक की हैं, और जब भी डिबेट होती है क्लास में, कभी निबंध पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी अपना एक दृष्टिकोण वहां रखते हैं, तो उनके दृष्टिकोणों से बहुत सी चीजें वहां स्पष्ट हो जाती हैं। उस दृष्टिकोण को लेकर एक संदेश आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई जाति से होता है, कोई ना कोई लिंग का होता है, कोई ना कोई स्थान से संबंधित होता है, कोई ना कोई धर्म होता है, या किसी समुदाय से संबंधित होता है। तो निबंध लिखते वक्त उसकी इस विचारधारा का निबंध में मिश्रित हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक निबंध लिखने को आया महिला शोषण पर, या निबंध लिखने को आया दहेज प्रथा पर। तो दहेज प्रथा पर जब निबंध लिखने को आएगा, तो अगर इसको लड़कियां लिख रही होंगी, गर्ल्स स्टूडेंट्स लिख रही होंगी, तो वो इतनी प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित यहां करना चाहेंगी, तो वो यहां पर पूरे पुरुष समाज को अपराधी सिद्ध कर देंगे। और अगर इसी निबंध को बॉयज स्टूडेंट्स मतलब लड़के लिख रहे होंगे, तो वो उसको इस तरीके से बताएंगे कि ये कोई केस है ही नहीं इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोई चीज ही नहीं है। मतलब यहां पर अतिवादी दृष्टिकोण विद्यार्थियों का हो जाता है। उसका कारण क्या है कि वो इनसे किसी ना किसी से संबंधित हैं और वो उस पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जब भी आप निबंध लिखें या जब भी आप प्रशासनिक तैयारी करने आ जाएं, तो आप ये भूल जाएं कि आपकी जाति क्या है, आपका समुदाय क्या है, आपका लिंग क्या है, स्थान क्या है, धर्म क्या है। और इन सभी चीजों से मुक्त होकर स्वतंत्र दृष्टिकोण से अगर उस विषय पर आप अपना निबंध लेखन करेंगे, तो अतिवादी दृष्टिकोण से बच जाएंगे। निबंध में अतिवादी दृष्टिकोण विशेष हानिकारक होता है। तो लड़कियां इसको इतना बता देती हैं कि उनको पूरा पुरुष समाज अपराधी नजर आता है। लड़के इसको ऐसा बता देते कि दहेज प्रथा इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं, इसमें लड़की पक्षों की भी गलती है। ऐसे अगर महिला शोषण पर आता है, तो इसमें बॉय बताते हैं कि नहीं, महिला इतना शोषण हो ही नहीं रहा, आज तो पुरुष शोषण में है। और अगर महिला इसको लिखती है, तो वो ये लिखती है कि अगर पूरे विश्व में या समाज में अगर किसी का शोषण होता है तो महिलाओं का, नहीं तो किसी का नहीं। ये अतिवादी दृष्टिकोण है।
और जब आपका झुकाव किसी विषय पर अतिवादी दृष्टिकोण के तहत हो जाता है तो आप उसके बहुत से पक्षों को नहीं देख पाते। इसलिए आप चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास कोई सा भी विषय लिखने को आ रहा है तो आप उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आप उसको लिखिए, तो आप एक निबंध को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते। तो मुझे लगता है कि मैंने आज जो आयोग की सिफारिशें, आयोग की अपेक्षाएं, विद्यार्थी को क्या क्या उसमें कौशल रखने चाहिए वो बताए हैं, ये आपको बहुत हद तक समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हैं तो आप इनको निबंध लेखन में प्रभावशाली तरीके से लागू कीजिए, जीवन में लागू कीजिए और अभ्यास करिए, जिससे कि निबंध लेखन एक अच्छा हो सके। निबंध लेखन के लिए मध्य प्रदेश पीएससी के लिए अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, आपको सुझाव दूं कि आप किताब या नोट्स, तो आपके लिए एक किताब है, अगर आप चाहते हैं उसको खरीदना तो तक्षशिला पब्लिकेशन से मनमोहन जोशी सर की निबंध लेखन की किताब आती है, जिसमें आपको निबंध लिखने के तरीके और निबंधों के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद।